बहुसंख्यकों के न्याय एवं वाजिब हिस्सेदारी विषय पर आयोजित सम्मेलन के बाद सोमवार 3 फरवरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली के प्रांगण में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल ने पत्रकारों से संवाद करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटीज़ को पॉलिटेक्निक केंद्र बनाया जा रहा है। उनमें जूते सिलना, प्लम्बर कोर्स, कारपेंटर, बार्बर आदि यूनिवर्सिटी में कौशल के नाम से कोर्स शुरू कर तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सवाल जवाब आदि शोध परक शिक्षा को कमजोर किया जाना, बहुजनों को शिक्षा से दूर कर उनके इतिहास को बदलकर बुद्धिजीवियों को खत्म करने का षड्यंत्र है। यूनिवर्सिटी में किसी भी विषय पर आज़ादी से गहराई व शोध कर उच्च शिक्षा हासिल करनी होती है, लेकिन वर्तमान सरकार शिक्षा के रूप व सरकारी बजट में लगातार कटौती कर रही है। लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई बदलाव, चेंज, कोई रिजल्ट तो नज़र नहीं आ रहा। देखिए सर, नहीं, रिजल्ट ऐसा नहीं है, नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अभी आप तो इतने अच्छे जर्नलिस्ट हैं, तो आपके पैमाने पे अभी पूरे नहीं उतर पा रहे हैं हम, और कोशिश करेंगे। और ये अच्छी बात है कि अभी आप हमारे लोगों के काम से संतुष्ट नहीं हो, इसी तरीके से हमें मतलब टाइट लीश पे रखो और कोड़े मारते रहो तो अच्छा रहेगा। मगर ये आप देखेंगे कि एक दो तीन चीज़ों का तो इम्प्रूवमेंट हुई है। पहली कि अब जय भीम सबको बोलना पड़ रहा है, हालांकि कुछ अभी भी मिक्सचर करके बोल रहे हैं, लेकिन जय भीम तो सबको बोलना पड़ रहा है। ये एक डेवलपमेंट है, हालांकि इससे अभी हमारे हाथ कुछ ज़्यादा आ नहीं रहा, ये भी मैं मानूंगा। दूसरा कि अभी जो हम लोगों का, अम्बेडकरवादियों का जो कहना है, इस देश में दो ही पक्ष हैं, एक अम्बेडकरवाद और एक मनुवाद। तो उसकी तरफ भी अब ढाई पक्ष रह गए, मतलब दो होने की कगार पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। तीसरी चीज़ जो है, जो हम लोग मानते हैं कि हमारा बड़ा जो उपलब्धि मानते हैं कि सब लोगों को भारत के संविधान बचाने की चेष्टा के लिए कम से कम बोलना तो पड़ रहा है। तो अभी थियोरेटिकली जो थ्योरी है, जो बात है, बात तो कम से कम सही डायरेक्शन में बढ़ रही है अब आगे। इससे पहले तो बात भी गलत होती थी ना। पर सर, राजनीति तो खत्म ही होगी ना बहुजनों की अब? नहीं, अभी आने वाली है ना, अब शुरू हुई है। अब ये देखिए, ये पहला स्टेप है, जब सबको बात तो करनी पड़ रही है ना संविधान बाबा साहब की, फोकल पॉइंट है, बाबा साहब हो गए, तो ये फर्स्ट राउंड है। आप नहीं, मंच भी करते हैं ना बाबा साहब की बात, तो वो हाँ, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, मैं कब मना कर रहा हूँ। ये अभी ज़मानी बात जमा खर्च है, बिल्कुल सही 100% बात आप कह रहे हो। ये अभी ज़मानी जमा खर्च हो रहा है, लेकिन पहले तो ज़बानी जमा खर्च भी नहीं था ना, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा नहीं था। हम लोग तो आपस में ये बातें करते रहते थे। लेकिन अब आपको क्या ये नहीं नज़र आ रहा कि जो हमारे मंचों से जैसे भाषण होते थे, उसके कम से कम 60% तक तो जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके मंचों से भी हमसे मिलते जुलते 60% तक तो हो गए भाषण। तो अभी 40% और लड़ाई करनी है, वो थ्योरी होगी, वो भी थ्योरी होगी सर। उसके बाद हक और इंसाफ तो लड़के लेना पड़ेगा। उसके लिए हमारे बीच में जो रंगे हुए सियारे हैं, आज उसी पे सेमिनार था इतना बड़ा, और मेरा भाषण भी उसी पे हुआ है। अब हमारे बीच में सिर्फ रंगे हुए सियार जो है ना, जो हरे रंग के सांप हैं हरी घास में, उनको आइडेंटिफाई करके बाहर निकालना है। जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने एकदम गुलामी की तरह एकदम जंप मार लेते हैं, पैरों में लेटने के लिए बिछे जाते हैं, उनको और आइडेंटिफाई करके साइडलाइन करना है। फिर मुद्दा अम्बेडकरवाद का होगा, मनुवाद वर्सेस अम्बेडकरवाद होगा। सर, दिल्ली में चुनाव है, कैसे किया जाएगा सर? थोड़ा सा ऐसे संकेत बताइए ताकि उनको आइडेंटिफाई कर सकें लोग। नहीं, हमने आइडेंटिफाई के लिए आज अपनी स्पीच में डिटेल बताया गया। पहली चीज़ तो ये कि हम सब, जो भी व्यक्ति टेलीविज़न पे यानी कि क्रिमिनल मीडिया पे बड़े मुखरता से आता है, चाहे उसको गाली पड़ रही हो, लेकिन मुखरता से आता है, कवर किया जाता है, वो आरएसएस का एजेंट है, पहली चीज़। फिर जिस किसी को भी सिक्योरिटी मिल जाती है, वो सिक्योरिटी जिसको मिलती है वो आरएसएस का एजेंट है। ये फॉर्मूले हैं, इसको हमें मानना पड़ेगा। मतलब मायावती को सिक्योरिटी मिली, आरएसएस के एजेंट है वो? आज मिली है, उन्हें आज मिली है। तो चंद्रशेखर आरएसएस के एजेंट है? वही मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं फार्मूला बता रहा हूँ आपको। आप मनुवादियों को ये बताइए, कोई भी हमारा अम्बेडकरवादी होगा, वो उसकी सुरक्षा के लिए बेकरार होंगे, परेशान होंगे, या चाहेंगे कि ये मरी जाए किस तरीके से? ये फॉर्मूले हैं, साइंस है। इसको आप उदाहरण देने का टाइम अभी नहीं आया है, उदाहरण दे के भी बताए जाएंगे, लेकिन अभी मुझसे उदाहरण। तो आप चाहते हैं जो दलित या बहुजन ओबीसी नेता, उनको सिक्योरिटी ना मिले, सुरक्षा ना मिले, उन पर हमले होते रहें? मिले, लेकिन अदालत के माध्यम से या कोई अपनी सरकार आए वो दे, तब समझ में आता है ना जेन्युइनली सिक्योरिटी दी जा रही है। पर नेताओं की सुरक्षा तो गृह मंत्रालय के अंडर होती है ना सर? गृह मंत्रालय तो चाहेंगे कि हमारे अच्छे नेता सुरक्षित रहें या ना सुरक्षित रहें, ये सोच लीजिए। ये साइंस है, ये किसी का नाम लेके अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये साइंस, लॉजिक और
उदाहरण है, इसमें जब तक आप नहीं करो, और ये मेरा ओपिनियन है, जरूरी नहीं है सही हो, मैं तो लॉजिक देता हूँ, लोग सोचे, आज नहीं तो कल लोग रियलाइज करते हैं कि हाँ बहुत सारी बातें मेरी सही होती हैं, तो शायद ये भी सही होगी। आप उसके आगे तीसरी बात ये है कि वैभव बढ़ जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं, बड़ी बड़ी और घर हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, ये सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं, ये मेरा मानना है कि ये कहीं ना कहीं आरएसएस के द्वारा मैनिपुलेटेड और कॉम्प्रोमाइज्ड लीडरशिप हो गई। और ये सब उदाहरण है जिसको देखना चाहिए, और इसका तोड़ क्या है। सर अभी आप सम्मेलन में जो सांसद हैं असुद्दीन ओवैसी, उनका नाम लेकर आपने हमला बोला, तो नहीं, हमला नहीं बोला मैंने तथ्य रखे। और हाँ, सिर्फ ये बात सही है कि अभी मैंने सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब का ही नाम लिया है, क्योंकि वो इस फील्ड में सबसे सीनियर हो गए हैं, तो सीनियर से जूनियर की तरफ बढ़ना चाहिए ना। असदुद्दीन ओवैसी साहब सबसे ज़्यादा उन्होंने पैसे चुराए हैं, सबसे ज़्यादा उन्होंने नुकसान किया है मुस्लिम समाज का भी, और आरएसएस को सबसे ज़्यादा क्या नुकसान किया मुस्लिम समाज का उन्होंने? वो तो आवाज़ उठाते हैं, देख। हाँ, आवाज़ उठाना ही नुकसान होता है, आवाज़ उठा के और कुछ करना ना फॉलो अप में, इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं हो सकता। आवाज़ उठाने के लिए तो कवि हैं, शायर हैं, आप लोग हो ना आवाज़ उठाने के लिए। नेताओं का काम तो रिलीफ दिलाने का है ना सर, वो आवाज़ को, मुद्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा के मजलूमों को उनका हक दिलाने का काम है। हक नहीं दिलाया इनमें से किसी भी नेता ने, एडवोकेट साहब, एक भी केस में। वहाँ जो हैदराबाद में बड़े शिक्षण संस्थान और बहुत सारे जो गरीबों के लिए भी कार्य कर रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं वो काम नहीं कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने। मैं ये कह सकता हूँ कि आपने बहुत सारी फिल्में देखी हैं गैंगस्टर्स की, और मैं तो क्योंकि क्रिमिनल वकील भी हूँ, और जो बड़े बड़े ये ड्रग्स के स्मगलर्स होते हैं, बड़े बड़े ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, 100 रुपये अगर उन्होंने बेईमानी से कमाया, तो उसका 5-7 रुपये खर्च करते हैं किस चीज़ पे? लोगों को, चैरिटी पे, ताकि लोग उनको अच्छा मानने लगे। तो ये है। अब नहीं सर, सवाल ये है ना, आपकी लड़ाई बहुजन नेताओं से है या फिर किससे? एक क्या सवाल का जवाब दे लो, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। तो अब मेरा, इसीलिए मैंने बोला ना सवाल करो। ओवैसी साहब ने जो वहाँ पे नज़र आता है तेलंगाना वक्फ बोर्ड में, खुद हैदराबाद में 2200 एकड़ के करीब लैंड जो है दिखा रही है, और उसमें से 1700 एकड़ एनक्रोच्ड है। पिछले 25 साल से उनका वर्चस्व है वक्फ बोर्ड पे वहाँ पे तेलंगाना के, और उससे पहले आंध्रा के, क्योंकि वही मुस्लिम